अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। आवाज दो हम एक हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक एकता का चित्रण करता है। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, भारत की विविधता को समझेंगे। तो इस चैप्टर को हमने टोटल 6 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया। सेकंड टॉपिक हमारा होगा हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी विविधता को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 केस स्टडी देखेंगे। फर्स्ट केस स्टडी हमारी लद्दाख रीजन की होगी, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। और जो सेकंड हमारी केस स्टडी होगी वो हमारी केरला की होगी, केरल स्टेट की होगी, जो कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट वाला रीजन है। इसके बाद हम दोनों ही केस स्टडी को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। केरला और जो लद्दाख है उसकी केस स्टडी को कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से दोनों स्टेट इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट में, एक नॉर्दर्न पार्ट में एक सदर्न पार्ट में है, पर फिर भी इनमें जो डाइवर्सिटी में जो डिफरेंसेस होते हुए भी कल्चरल फिर भी हमें एक हैं। और लास्ट में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में जिस तरीके से लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कल्चर के आधार पे, एथेंसिटी के आधार पे जो डाइवर्सिटी है, उसमें भी हमारे देश में एक यूनिटी है, तो उसको जानेंगे। और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और नेशनल एंथम की। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस दौरान आप आपकी जो 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, वो आपको साथ में रखनी है और उसी के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 6 क्लास में जैसे हम आए, पहले हम 5 में थे, प्राइमरी में थे। तो 6 क्लास में आने के बाद हमें एक नया सब्जेक्ट मिला, एसएसटी के भी 3 सब्जेक्ट थे, एक ज्योग्राफी है, एक हिस्ट्री है, और जो थर्ड है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है 6 क्लास में वो है। तो 6 क्लास से हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे 10th क्लास तक। तो देखो, ये जो मिडिल स्कूल है, यानी 6 to जो 10 तक का जो स्कूल होता है ना, वो मिडिल स्कूल होता है। उसमें एक नया सब्जेक्ट के रूप में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आया है। और इसमें जो टॉपिक होते हैं वो राइट्स होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो ड्यूटी होती है, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो इक्वलिटी होती है, यानी जो समानता होती है, उससे रिलेटेड इसमें हम सिविक्स में स्टडी करेंगे। जेंडर इक्वलिटी, पुरुष और महिला के बीच में, लड़के और लड़के के बीच में जो बराबरी है, उसके बारे में हम सिविक्स में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, शासन प्रशासन, उसकी भी स्टडी हम सिविक्स में ही करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ही करते हैं। इसका दूसरा नाम सिविक्स भी है पॉलिटिकल साइंस का। इसको गवर्नमेंट, पब्लिक इश्यू, या फिर जैसे ये कैंपेन और जो मूवमेंट होते हैं, कैंपेन होते हैं आंदोलन, और मूवमेंट भी आंदोलन होते हैं, तो उनके बारे में भी हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में स्टडी करेंगे। तो देखो, जो सोशल एंड जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, एक सीरीज है हमारी 3 साल की। फर्स्ट साल हमारे 6 क्लास में होगी इस सीरीज में पंचायती राज सिस्टम, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम 6 क्लास में पढ़ेंगे। जो सरपंच या जो मेयर होते हैं ना अर्बन में, शहरों में, तो उसको 6 क्लास में पढ़ेंगे। 7th क्लास में जब हम जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टडी करेंगे 7th क्लास में, ठीक। और जब हम क्लास 8th में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे। तो ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से 3 बुक्स चलेगी हमारी। फर्स्ट में हम पंचायती राज पढ़ेंगे क्लास 6 में, 7th में स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, और जब 8 में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट पढ़ेंगे। जबकि 9th और 10th में जब हम पहुँचेंगे तो हम दोनों ही जो तीनों है ना, पंचायती राज, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कॉम्बाइंडली स्टडी करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सिविक्स का। अब इसके बाद हम चैप्टर की तरफ आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है चैप्टर का वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे वेरियस टाइप के जो फूड्स हैं वो खाए जाते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। कई सारे रिलीजन हैं, कई सारी कास्ट हैं। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हमारी कंट्री है ना वो एक है।
यानी हम एक हैं। यानी इंडिया को अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में कई सारी तो लैंग्वेज बोली जाती है। यानी जैसे अब आप देखो, ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में अगर देखो तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है जहाँ पे हमारा केंद्रीय विद्यालय है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है ना, और तेलुगु बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में कन्नड़ बोली जाती है, कर्नाटक में, है ना। या फिर जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ फिर डिफरेंट लैंग्वेज है। कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी बोली जाती है। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। फेस्टिवल देखोगे तो कभी ईद आ रही है, कभी दिवाली आ रही है, कभी क्रिसमस आ रहा है ना, कभी जो बुद्ध महापरिनिर्वाण आ रहा है ना, या फिर महावीर स्वामी जयंती आ रही है। तो अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल आते हैं हमारे देश में और सब उसको मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का व्यक्ति उसको मनाएगा, तो उसको सब सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसके अलावा इतने सारे रिलीजन है हमारे देश में। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला जो देश है ना विश्व में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। दुनिया के और जितने भी देश हैं ना वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी जो विशेषता है ना, सबसे बड़ा जो गुण है हमारे देश का, वो क्या है? डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी में भी हम एक रहते हैं, हम एक हैं, ठीक। तो ये हमारा डाइवर्सिटी, हमने देखा कि इंडिया में किस तरीके से डाइवर्सिटी है। इसके बाद जो डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जैसे ड्यूरिंग जो एंशिएंट टाइम्स था, तो जो इंसान थे ना, नोमाड्स थे। नोमाड्स क्या होते हैं? नोमाड्स एक प्रकार से जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो उनका कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं होता है, एक घर नहीं होता है, एक आवास नहीं होता है, तो अलग अलग जगह जाते रहते हैं। तो देखो, अलग अलग जगह जो लोग थे तो उनमें डिफरेंट जो सोसाइटी थी उनका इवोल्वेशन हुआ। यानी उनमें जो सोशल लाइफ है ना उनकी डिफरेंट थी। यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग रहते थे। तो अलग अलग, जैसे गुजरात रीजन है तो गुजरात में गुजराती लोग रहते थे तो उन्होंने गुजराती लैंग्वेज बोली। साउथ इंडिया में जो तमिल रीजन है तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। वेस्ट जो बंगाल है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप की जो डाइवर्सिटी है ना, वो उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा देखो, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनमें जो कल्चरल या स्किल या फिर उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है। देखो, जोग्राफिकल लोकेशन तो एक ऐसी लोकेशन है जिसके आधार पे जो डाइवर्सिटी है ना वो इवोल्व होती है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ बात, ये इंडिया है। इंडिया में ये जो रीजन है ना, ये हिमालयन रीजन है, ये वाला। अब हिमालयन रीजन की इस तरफ का जो पूरा है ना वो इंडिया है, और उस तरफ है चाइना। तो अगर आप चाइना की लैंग्वेज और वहाँ का जो कल्चरल सिस्टम है उसको अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो डिफरेंट है। और अगर हिमालय नहीं होता, ये हिमालयन माउंटेन नहीं होता, तो हो सकता है कि चाइना का कल्चर और हमारा कल्चर एक जैसा होता। जबकि इधर अगर पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ कोई भी माउंटेन रेंज नहीं है, तो पाकिस्तान का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ का जो फूड और जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो इंडिया जैसी है। तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना उसके पीछे क्या फैक्टर होता है? ज्योग्राफिकल लोकेशन भी फैक्टर होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल भी होता है, मतलब वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी रही है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? डाइवर्सिटी में। तो जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो फैक्टर होते हैं ना वो डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित करते हैं, ठीक। और इसके अलावा देखो, अब देखो, जो एक्सप्लेन करनी है ना हमें डाइवर्सिटी, तो उसके लिए हम दो केस स्टडी लेंगे, एक लद्दाख की लेंगे, एक लेंगे केरला की। उससे हम जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, किस तरीके से वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसका इवोल्यूशन हुआ वो आई, तो उसको हम केरला और जो लद्दाख है उसकी केस स्टडी से देखेंगे। देखो, हमारी जो पहली केस स्टडी है वो लद्दाख की है। तो देखो, सबसे पहले जब हम स्टडी करते हैं ना तो हमें लोकेशन देखनी होती है। तो सबसे पहले जो इंडिया का मैप है ना, तो इंडिया के मैप में ये लद्दाख है, ये रीजन। इस तरफ तो है जम्मू कश्मीर और इस तरफ है लद्दाख, है ना। तो देखो, जो लद्दाख है ना वो अब एक यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या है यूनियन टेरिटरी। लेकिन पहले लद्दाख क्या था? एक स्टेट था जो किस में आता था? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो देखो, जो लद्दाख है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यहाँ पे माउंटेन रीजन है पूरा। क्या है? माउंटेन रीजन है, हिमालयन रीजन है एक प्रकार से। और यहाँ पे जो है ना बारिश बहुत कम होती है। यानी यहाँ पे पहाड़ होने के बाद भी बारिश कम होती है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से डेजर्ट है। पूरे साल क्या होता है? स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, यानी बर्फबारी
होती रहती है मैक्सिमम पार्ट में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो लोग फिर भी क्या करते हैं, अपने लिए जीवन यापन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सीप और जो गोट्स होते हैं ना, उनका पालन करते हैं। उनको जैसे पशुपालन का जो काम है ना, यहाँ के लोग, लद्दाख के लोग करते हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पश्मीना ऊल है ना, जो पश्मीना ऊन जो है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊन जो ऊल होती है ना, उसमें से एक है। इसकी जो सोल बनाई जाती है ना लद्दाख के जो लोगों के द्वारा, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, ठीक ना। तो जो लद्दाख है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, पशुपालन करना, जानवरों को पालना उनका प्रमुख काम है, जिसमें वो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, वूलन जो होता है, ऊल जो होती है उसके प्रोडक्शन करते हैं, जो मीट होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा देखो वहाँ की जो ये जो पश्मीना है, ये क्या मैंने बता ही दिया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन है और इसका जो वूवन किया जाता है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अगर हम जो लद्दाख है, लद्दाख में अगर हम रिलीजन की स्थिति देखें ना, मतलब वहाँ पे कौन सा जो रिलीजन है ना उसके लोग ज़्यादा हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं लद्दाख में, है ना। इसके अलावा वहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोग भी रहते हैं लद्दाख में, साथ ही साथ में वहाँ पे हिंदू धर्म जो है उसको मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो देखो जो लद्दाख है ना, लद्दाख में जो बुद्धिज़्म आया वो कहाँ से आया, तिब्बत से। तो देखो पहले तिब्बत की लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ से ये तिब्बत है, तो तिब्बत से जो लद्दाख में जो बुद्धिज़्म है ना वो आया है, ठीक। नहीं सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने, ये ऐसा है, बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, यानी पहले लद्दाख में बुद्धिज्म था, फिर लद्दाख से जो बुद्धिज्म है ना वो कहाँ पे गया है, तिब्बत में, है ना। तो तिब्बत में बुद्धिज्म कहाँ से गया है, लद्दाख से। इसके अलावा देखो जो इस्लाम रिलीजन था, तो जो 7th सेंचुरी है ना, 7th सेंचुरी के आसपास जो अरब के जो लोग थे वो इस तरफ से लद्दाख में आए, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था ना अरब लोगों का वो लद्दाख में, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है। तो इस तरीके से जो लद्दाख के बारे में हमने जाना कि जो लद्दाख है उसकी सबसे पहले हमने लोकेशन जानी, जो जम्मू कश्मीर है उसके ईस्टर्न पार्ट में है, हिमालयन रीजन पे है। यहाँ पे हमने क्लाइमेट के बारे में जाना, तो मैक्सिमम जो पूरे साल होता है वहाँ पर स्नोफॉल होता है, लेकिन बारिश कम होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे सूटेबल कंडीशन नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, सीप और जो गोट है ना उनका पशुपालन का काम करते हैं, और वो उससे मिल्क, मीट और सब चीज़ें प्राप्त करते हैं, और उससे जो ऊन निकाली जाती है, पश्मीना जो गोट होता है, इससे जो ऊन निकाली जाती है वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है और इस्लाम है। तो ये हमारे लद्दाख की डाइवर्सिटी हो गई। अब देखो यहाँ पे जो फूड है ना वो भी मीट जैसा ही होगा। ये हमारी पहली केस स्टडी हो गई लद्दाख की, जो कि हमारे इंडिया का सबसे अपर मोस्ट यानी नॉर्थ मोस्ट रीजन है। अब इसके बाद है हमारा केस स्टडी केरला। तो देखो सबसे पहले केरला की लोकेशन देखो आप, तो साउथ इंडिया में जो हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना उसमें अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी के कोस्ट में बिल्कुल साउथ में कौन सा स्टेट है, केरल। अब देखो जो केरल है ना, एक प्रकार से जो केरल है ना हिल से घिरा हुआ है चारों तरफ। इसके जो वन साइड है ना, इसके एक तरफ तो समुद्र है, जो इस तरफ है ना इस साइड तो क्या है अरेबियन ओशन, सॉरी अरेबियन सी, और दूसरी तरफ क्या है हिल है, जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट जो पर्वत है वो है। तो इस तरीके जो केरल है ना वो एक तरफ तो सी से है और एक साइड से उसमें हिल है, और इसकी जो क्लाइमेट है ना वो हॉट एंड वेट है, यानी यहाँ पे 9 महीने तक बारिश होती है, लगभग पूरे साल में 9 महीने यहाँ पे बारिश होती है, यानी कि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे सबसे खास बात है कि यहाँ के पेपर, क्लॉव्स और जो कार्डामम यानी काली मिर्च, लौंग और जो इलायची होती है ना उनका प्रोडक्शन होता है। और ये जो मसाले हैं ये यहाँ पे जो केरल में होते हैं इसकी क्लाइमेट के कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है। तो अरब से जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ से, और यूरोपियन जो कंट्रीज है, तो जो वहाँ से भी लोग कहाँ पे आए थे, जो ट्रेडर्स थे वो केरल में आए थे। कहाँ पे, केरल में, ठीक ना। तो इसके अलावा जो केरल में अगर आप रिलीजन की कंडीशन देखोगे, स्टेटस देखोगे, तो वहाँ जुडिज्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वहाँ क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, वहाँ हिंदुज़्म को मानने वाले लोग हैं और बुद्धिज़्म को भी मानने वाले लोग हैं। यानी केरल में सभी जो रिलीजन के लोग हैं ना वो रहते हैं। साथ में देखो जो केरल का जो लैंड है ना फर्टाइल है, एकदम उपजाऊ ज़मीन है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे राइस की जो खेती है ना वो काफ़ी की जाती है। तो देखो हमने 2 केस स्टडी देखी, पहले लद्दाख की थी। तो लद्दाख का तो हमने देखा कि एक प्रकार से डेजर्टिक एरिया है, यहाँ पे स्नोफॉल होती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है,
तो लोग पशुपालन का काम करते हैं। जबकि जो केरल का हमने एग्जाम्पल देखा, तो केरल में क्या है, केरल में एग्रीकल्चर हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है और बारिश होती है। और जैसा कि हमने जाना कि इसके जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड में क्या है, हिल है। यहाँ पे दोनों ही जगह पे हमने देखा कि सभी रिलीजन के लोग रहते हैं। अब देखो केस स्टडी लद्दाख, केस स्टडी केरला, इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि देखा जाए तो जो लद्दाख और जो केरल है इनमें लगभग 2600 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2700 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में डिस्टेंस के हिसाब में। लेकिन फिर भी इनमें कई सारी जो सिमिलरिटी है ना जो पाई जाती है। जैसे कि एक सिमिलरिटी तो पहली ये है कि यहाँ पे चाइनीज और जो अरब ट्रेडर्स थे ना वो आए थे, क्योंकि जो चाइना तिब्बत था ना, तिब्बत के लोग कहाँ पे आए थे, लद्दाख में। उसी तरीके से जो चाइना के लोग थे ना वो कहाँ पे आए थे, केरल में। अरब के लोग भी लद्दाख में आए थे और अरब के लोग भी केरला में आए थे। तो इससे वहाँ पे कौन से रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज्म का, जो केरल से जो चाइना से आए। इसके अलावा जो अरब से लोग आए तो उससे कौन से रिलीजन का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इस्लाम का। ठीक, तो वहाँ पे सभी लोग आए थे। इसके अलावा देखो जो ज्योग्राफी ऑफ केरला है ये कल्टीवेशन किसके लिए अलाउ करती है, स्पाइस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं उसके लिए कल्टीवेशन के लिए अलाउ करती है। तो यहाँ के जो मसाले हैं ना पूरी दुनिया में फेमस है। जबकि जो लद्दाख की जो क्लाइमेट है, जो ज्योग्राफी है वहाँ की, वो किसके लिए, वहाँ पे कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए वो सही है, ऊलन के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा। देखो जो हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी होती है ना, ये कल्चर जो होता है ना किसी भी जगह का, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। यानी किसी भी जो जगह होती है ना वहाँ में किस टाइप का कल्चर होगा उसको डिसाइड करती है वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की ज्योग्राफी। तो देखो यहाँ की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो कोल्ड नेचर का है, ये हॉट नेचर का है। तो इस तरीके से हमने केरल और जो लद्दाख है उसकी केस स्टडी को स्टडी किया। इसके बाद हमारा जो 6 टॉपिक है वो है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि कई सारे तो रिलीजन हैं, कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे कल्चर हैं, कई सारे फेस्टिवल हैं, कई सारी कास्ट हैं, है ना, कई सारे इंडिजीनियस पीपल हैं, कई सारी ट्राइब्स तो ऐसे हैं जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है, उनके कल्चर ही डिफरेंट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे 200 से भी ज़्यादा ट्राइब्स है जिनके खुद के ओन कस्टम है, वो उन्हीं के उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारा जो भारत है वो एक है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हमारी कंट्री है वो एक है, वही हमारी और स्ट्रेंथ भी है हमारे देश की। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जितनी इंडिया में है। आप चाहे जर्मनी को देख लो, जर्मनी में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। फ्रांस को देख लो, फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। इंग्लैंड को देख लो, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, पिक्स लोग हैं वहाँ पे। लेकिन इंडिया में कितनी तो लैंग्वेज है, कितनी कास्ट है, कितने रिलीजन है, सबके सब एक हैं। हम जितने भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसको एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे ईद हो या दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो या फिर बुद्ध महापरिनिर्वाण हो या फिर महावीर स्वामी जयंती हो, सब एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये हमारे देश की सबसे खास बात है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद देखो इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है इसमें बॉक्स में नेशनल एंथम के बारे में बात है। तो उसमें दे रखा है कि जो नेशनल एंथम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो हमारा नेशनल एंथम है वो है जन गण मन अधिनायक। इसको जो लिखा था वो लिखा था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखो मैं आपको एक एडिशनल बात बताता हूँ, इंडिया का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम, यानी जो बांग्लादेश है उसका और भारत का जो राष्ट्रगान है ना वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो देखो ये कितनी अच्छी बात है। तो देखो इसमें ये बताना है आपको, मतलब मैं बताता हूँ कि जो जन गण मन अधिनायक है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो जो पहला सेंटेंस है ना वो कहता है जन मन अधिनायक, यानी जो देश की जनता है, देश की जो आवाम है, जो देश के सिटीजन है, वही इस देश के
अधिनायक है, वही भारत के भाग्य विधाता है। यानी सोर्स ऑफ जो पावर है ना हमारी डेमोक्रेसी में, वो कौन है? पीपल है। अब देखो इसमें पंजाब आता है, तो देखो ये पंजाब रीजन है, पंजाब सिंध ये सिंध रीजन है ना। इसके बाद गुजरात है, ये गुजरात रीजन है। मराठा, मराठा जो महाराष्ट्र है ना उसको मराठा बोलते हैं। द्रविड़ साउथ इंडिया के जो सभी स्टेट हैं जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना, तो ये द्रविड़ में आ जाते हैं। तो द्रविड़, उत्कल जो उड़ीसा का क्षेत्र है, जो उड़ीसा है ना उसको, उसका वर्ल्ड जो उसका प्राचीन नाम क्या है उड़ीसा का? उत्कल है उसका नाम, तो उत्कल बंग। तो देखो इस तरीके से हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना उसको बताता है हमारा राष्ट्रगान। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। फिर विंध्य हिमाचल, विंध्य जो है ना, विंध्य पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है। कहाँ पे? जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसमें, यानी जो मध्य प्रदेश है उससे लेके छत्तीसगढ़ तक विंध्याचल पर्वतमाला है, जो कि इंडिया को नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में डिवाइड करती है। यानी जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना यहाँ पे, विंध्याचल माउंटेन, ये इंडिया को नॉर्थ पार्ट, ये वाला तो नॉर्थ पार्ट है, ये वाला साउथ पार्ट है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करती है विंध्य। और हिमाचल, हिमाचल मतलब ये जो पूरा हमारा हिमालयन रीजन है। यहाँ से निकलती है यमुना, यहीं से निकलती है गंगा, और कहाँ जाके मिल जाती है? जलधि में। जलधि मतलब होता है समुद्र। तो जो समुद्र है ना हमारे देश के जो पैर है ना उसमें प्रणाम कर रहा है, ये कहना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और वो हमारे देश के ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और जो कल्चरल जो विशेषताएं है ना उसको बताता है हमारा राष्ट्रगान। तो ये हमारा नेशनल एंथम हो गया। इसके बाद है द जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका भी हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशन है, तो इसके बारे में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये बात है 13 अप्रैल 1999 की, 1919 की, 13 अप्रैल 1990 की। तब क्या हुआ था कि इंडिया में जो रोलेट एक्ट आया था एक, जिसका विरोध गांधी जी कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि सभी लोगों को जेल में डाल रहे थे अंग्रेज, तो उसका विरोध कौन कर रहे थे? गांधी जी। तो उसी विरोध, उसी मूवमेंट में जो अमृतसर है, आज का जो पंजाब में अमृतसर है, वहाँ पे एक गार्डन है, एक बाग है, एक बगीचा है जिसका नाम है जलियांवाला, है ना। तो वहाँ पे उस जो ब्रिटिश द्वारा जो एक्ट लाया गया था लोगों को दबाने के लिए, भारत के लोगों को, उसका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। पीस फॉर्म में ये लोग थे ना, ऐसे इकट्ठा होकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसका? अंग्रेजों का। लेकिन एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था जनरल रेगनल ओडायर, जनरल रेगनल ओडायर इसका नाम था। तो इसने क्या कहा, आर्मी जो थी ना, ब्रिटिश आर्मी, उसको परमिशन दे दी कि ये जो लोग हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में शांतिपूर्ण तरीके से जो मूवमेंट कर रहे हैं, इनमें गोलियां चला दो। तो जब ये गोलियां चलाई गई तो इसमें 379 जो मासूम बेकसूर लोग थे इंडिया के, उनकी मौत हो गई। और इसमें कई सारे बच्चे थे, कई सारी महिलाएं थीं। ये तो सरकारी डाटा था, ये तो ब्रिटिशर ने अपनी तरफ से दिया था। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी भारत की, उसने कहा था कि 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे हैं इस मैसेकर में। और पता है बच्चों, अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए हमसे माफ़ी नहीं मांगी है, ये हमारे इतने लोगों को इतनी बेरहमी से मारने के लिए। तो जब 1990 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो उसका बदला लिया था फिर उधम सिंह ने। उधम सिंह जो पंजाब है, उनके एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 को लंदन में जाके, जो माइकल ओडायर था ना, जिसने एक गोली चलाने का हुक्म दिया था यहाँ के लोगों पे, उसको वहीं जाके उसका जो उसे गोली से मार दिया। हालांकि उधम सिंह को फांसी की सज़ा हुई, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया उसको आज भी याद किया जाता है। तो ये हमारा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसमें मेंशन है, उसको हमने स्टडी किया। इसके बाद हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो देखो, सबसे पहले हमने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे, फूड्स के आधार पे, फेस्टिवल, रिलीजन, कास्ट, है ना, क्रीड, इसके अलावा तमाम प्रकार की डाइवर्सिटी है हमारे देश में। यानी भारत में काफ़ी ज़्यादा विविधता है, फिर भी हम क्या हैं? एक हैं।
इसके बाद हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो हमने डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल या फिर ज्योग्राफी या हिस्टोरिकल या फिर इनके आधार पे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो उसके लिए हमने जो केस स्टडी है ना वो लद्दाख की ली और केरला की केस स्टडी भी हमने ली। तो जो लद्दाख की केस स्टडी थी उसमें हमने देखा कि कैसे वहाँ की जो क्लाइमेट है ना वो कोल्ड डेजर्टिक है, तो वहाँ पे लोग खेती नहीं कर सकते कोल्ड क्लाइमेट है तो, और वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है यानी स्नोफॉल होता है, तो इसके कारण वहाँ के लोग खेती नहीं करते। वहाँ के लोग क्या करते हैं, सीप और जो गोट है ना उनको पालते हैं, यानी वो पशुपालन का काम करते हैं, और पश्मीना ऊल या फिर वहाँ पे मीट मिल्क ऐसे प्रोडक्ट वो बेचते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने ये भी जाना कि वहाँ पे बुद्धिज़्म है, इस्लाम है और दूसरे रिलीजन के लोग भी वहाँ पे एक साथ मिलके रहते हैं। इसके बाद था हमारा केरल की केस स्टडी। तो केरल की जो केस स्टडी में हमने देखा कि केरल जो इंडिया के साउथ पार्ट में है, इसके वेस्ट में तो अरेबियन सी है और ईस्ट में इसके हिल है, वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं ना, यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। तो यहाँ पे ये जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है ना किसके लिए सही है, यहाँ पे खेती की जा सकती है। तो यहाँ के लोग पशुपालन का काम कम करते हैं, जबकि देखो यहाँ के लोग पशुपालन का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेती नहीं की जा सकती है, जबकि यहाँ पे खेती की जा सकती है तो ये लोग पशुपालन का काम कम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सभी रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, इस्लाम, जूडिज्म, है ना, तो सभी प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमने ये भी जाना, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद हमने जो दोनों केस स्टडी थी, केरला एंड जो लद्दाख की केस स्टडी थी, उसको कंपेयर किया और हमने यही जाना कि दोनों भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो भी 2800 किलोमीटर का है, लगभग 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इनमें काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे तो कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पे ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे गर्म प्रदेश है। और यहाँ पे इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी यहाँ की और जो लद्दाख और जो केरल है उसकी जो कल्चरल जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, यानी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये दिखाते हैं कि हम एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज और जो अरब के जो ट्रेडर्स थे ना दोनों ही जगह में गए हैं। ठीक, इसके बाद हमने जाना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो इंडिया है वो एक है। यहाँ पे व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रिलीजन बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। और देखो, जब ब्रिटिशर हमारे देश को गुलाम बना रखा था तो भारत के जो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग रीजन के क्षेत्र के लोग जो थे ना, ब्रिटिशर को हटाने के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक साथ आए थे भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो ये हमारे देश की सबसे खास बात थी। इसके बाद हमने नेशनल एंथम के बारे में जाना। तो नेशनल एंथम को कंपोज किया है, मतलब वो किया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत की ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, जो इनको मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर को। साथ ही साथ में इन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। इसके बाद हमने जो नेशनल एंथम है उसका मतलब क्या है उसको समझा। तो देखो, जो जन गण मन अधिनायक, उसका मतलब है कि जो पावर ऑफ सोर्स है डेमोक्रेसी में, वो किसके पास है, जनता के पास, आवाम के पास, लोगों के पास, पीपल के पास या सिटीजन के पास। तो अधिनायक कौन है, जनता है। इसके अलावा हमने जाना पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, साउथ इंडिया, उत्कल, उड़ीसा और बंग। फिर विंध्य क्या है, विंध्य एक पर्वतमाला है जो कि मिडिल इंडिया में, जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिफरेंट करती है। फिर हिमाचल, इससे निकल रही है गंगा और यमुना नदी, जो कि कहाँ पे गिर रही है, जलधि में। जलधि किसको कहते हैं, समुद्र को। जो समुद्र है हमारे, जो हमारा देश है उसके पैरों को छूता है। ठीक, इसके बाद हमने जो जलियांवाला बाग में से कह रहे उसके बारे में भी जाना। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने, अंग्रेज जो जनरल था उसने, जो उसकी आर्मी थी उसको ऑर्डर दे दिया। तो उसने मासूम जो लोग थे, बेकसूर लोग थे जो कि विरोध कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें कई सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष सबकी मौत हो गई। तो ब्रिटिश आंकड़ा तो कहता है कि उस समय पे 379 लोग मरे थे, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि वो 1000 लोग मरे थे। तो भारत के इतने बेकसूर लोग मरे थे। और इसका फिर जो बदला था ना वो लिया था उधम सिंह ने, एक क्रांतिकारी ने, भारत के क्रांतिकारी वीर ने।
जो जनरल लॉ डायर था ना उसको वहीं उसके घर पे जाके गोली से मार दिया था। तो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसका एंड हो जाता है। तो लास्ट में इसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू है, इनकी जो बुक है उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लिखा है इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि भारत में जो यूनिटी है ना, भारत में जो एकता है वो कहीं बाहर से नहीं है ये, और वो किसी ने हमें दी नहीं है, ये भारत के लोगों के अंदर शुरू से है। डीपर फोल्ड है, विद इन इट इज फोल्ड, इट इज वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिसाइड इन एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनक्रेज्ड। और ये इंडिया के जो लोग हैं इनमें ये शुरू से है, और जो भारत की यूनिटी है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज जो बुक है उनकी, उसमें भारत की यूनिटी को एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। और जाते जाते ये नगमा हम एक ही हैं, जो रफ़ी साहब का गाना था। एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं। धन्यवाद।